आप इतने समय से काम कर रही हैं, आपका किसानों के बीच में जाकर कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्या कहते हैं किसानों को अपने आर्थिक समृद्धि के लिए एक जो पारंपरिक खेती वो करते हैं उससे थोड़ा हटकर कुछ एक्स्ट्रा भी करने की ज़रूरत है? उन्होंने बताया कि उन्होंने 5 लाख का जो ग्रांट लिया था उससे उन्होंने कैमरा और डिवाइसेस खरीदे। शिवानी जी, जब आपने अपने स्टार्टअप की शुरुआत का जो दौर था, आपने कहा किचन बैकयार्ड से आपने शुरू किया, उस समय कैसी चुनौती फेस करने को मिली थी? खुद एक किसान बैकग्राउंड से आती हूँ, तो मैंने हमेशा बचपन से लेके अब तक एक ही चीज़ सुनी है। कभी मेरे मामा आके बोलते हैं कि इस साल तो बीज का पैसा भी नहीं निकला, बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया, अरे बीज मर गया, कैसे मर गया, ओले पड़ गए गलत टाइम पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एग्रीकल्चर होता है या जो फार्मिंग होती है वो सबसे ज़्यादा रिस्क का काम होता है। इससे ज़्यादा रिस्की कोई भी प्रोफाइल नहीं होता, कोई भी बिजनेस नहीं होता। नमस्कार, हमारे कार्यक्रम यूपी नेक्स्ट में आप सभी का स्वागत है। एक वक्त था जब बुंदेलखंड की पहचान उसके पिछड़ेपन, बदहाली और सूखे के कारण होती थी, लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। आज बुंदेलखंड की बेटियां अपने हौसलों को नई उड़ान दे रही हैं। शिवानी बुंदेला इन्हीं में से एक हैं। शिवानी ने बेर से चॉकलेट बनाने का काम किया और आज उनकी कंपनी इस तरह के कई प्रोडक्ट्स बना रही है। शिवानी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनका सफ़र कैसा रहा, क्या सोचकर उन्होंने इस स्टार्टअप की शुरुआत की, आइए उनसे जानते हैं। शिवानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए और इस काबिल समझने के लिए कि मैं आज यहाँ पर अपने स्टार्टअप के बारे में बता सकती हूँ। मेरा नाम शिवानी बुंदेला है और मैं झांसी से हूँ और मेरे स्टार्टअप का नाम अब्रोसा है। बाय प्रोफेशन में एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। मैंने जो पढ़ाई की है वो फूड प्रोसेसिंग में की है और इंटर्नशिप्स मैंने जीएसके, वीटी फाइन फूड काफ़ी जगह पर करा है। और मेरा पैशन है कि नए नए प्रोडक्ट्स बनाना और इनोवेशन करना और उन चीज़ों को लोगों तक पहुंचाना। शिवानी जी, इस स्टार्टअप की शुरुआत करने का आइडिया आपके दिमाग में कहाँ से आया? क्या सोचकर आपने ये स्टार्टअप शुरू किया? ये स्टार्टअप मैंने 2020 में आप समझ सकते हैं कि शुरू किया था। 2020 में सबसे पहले जब कोविड लगा तब हम लोग सोनीपत हरियाणा में थे। तो वहाँ पे मैं एक कंपनी में काम करती थी और अच्छा। वहाँ पे कोविड लगने की वजह से ये था कि अब घर जाना है, सबको जाना है, लॉकडाउन लग रहा है। तो हम लोग झांसी आ गए और हमारे कुछ 2 लोगों को, हम 3 दोस्तों ने मिलके सोचा कि एक क्लाउड किचन खोलते हैं। तो हम लोगों ने क्लाउड किचन खोला। उसमें मेरा काम होता था बाज़ार से सब्जियां लाना, डिस्ट्रीब्यूटर के पास से सामान लाना और प्रोडक्ट की रेसिपीज़ को डिज़ाइन करना। और उसमें मैंने कुछ बहुत इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाए जो मैंने अपने वर्क एक्सपीरियंस से सीखे थे जी। तो उसका रिस्पांस बहुत अच्छा आने लगा, लोगों में प्रोडक्ट बहुत जाने लगा, जो मेरा क्लाउड किचन था। तो उसी दौरान जब मैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाती थी तो वहाँ बैठ के घंटों बैठी रहती थी और देखती रहती थी कि कैसे काम चल रहा है। क्योंकि बहुत नई थी, मार्केटिंग का कुछ अता पता नहीं था। तो जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर थे उनके पास बैठती थी आराम से 1-1 घंटा प्रोडक्ट लेने के बाद भी, कि लोग आते हैं तो कैसे बेच रहे हैं या क्या खरीद रहे हैं या कैसे मार्केट और ये चीज़ें चलती हैं, उनसे समझती थी, वापस आते थे। फिर कोविड थोड़ा उसी दौरान हमें एक मौका मिला, वहाँ पे उन्हीं डिस्ट्रीब्यूटर ने मुझे मौका दिया कि बुंदेलखंड में एक समिट हुआ था, बुंदेलखंड एग्रो समिट करके। तो शुरुआत में तो उसमें पैसे देने थे, तो मैंने मना कर दिया कि नहीं मुझे पार्टिसिपेट नहीं करना। फिर ये हुआ कि ये गवर्नमेंट इवेंट बन गया, अब आप पार्टिसिपेट कर सकते हो फ्री में। तो हमें लगा ठीक है यार, फ्री में मौका मिल रहा है तो क्यों नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। तो मैं और मेरी टीम पहुंच गए। तो हम लोगों ने जो जैम और चटनी और सॉस बनाए थे अलग अलग वैरायटी के, उनको लेके प्रेजेंट किया। तो उस समय हमारे डीएम सर को भी बहुत अच्छा लगा हमारा आइडिया कि हम बिना किसी प्रिजर्वेटिव के और इतने टेस्टी और हेल्दी लेकर आए हैं। तो वहीं पे ये एक थॉट प्रोसेस आया कि एक प्रोफेसर थे हमारे, उनसे भी मिले तो उन्होंने बताया कि कुछ इंडिजिनस करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, तो वहीं से हमने बेर को उठा लिया। अब जब बेर के ऊपर पढ़ना शुरू किया तो देखा यार, बेर चाइना में, कोरिया में, जापान में, इजराइल में, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह है। और हम जब बेर की बात करते हैं तो चाइनीज़ रेड डेट के नाम से ये ग्लोबली फेमस है, ग्लोबल मार्केट में। और उसका कारण ये है कि वो बोलते हैं कि ये मंगोलियन ट्रेड पीरियड में जो बीज थे, सीड्स, ट्रेड पीरियड में एक्सचेंज किए थे। तो हम बोलते हैं कि बेर, शबरी के बेर और रामायण, फिर भी हमारा कोई उस पर अधिकार नहीं है अकॉर्डिंग टू ग्लोबल जीआई टैगिंग के अकॉर्डिंग।
तो वहाँ पे मुझे बहुत दुख हुआ ये देख के कि यार एक देश जिनका कोई लेना देना नहीं है लेकिन वो उस पर फिर भी काम कर रहे हैं और 1000 से भी ज़्यादा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों के खाने में इस्तेमाल होता है, कभी चटनी में, कभी अचार में, कभी सूखे, कभी चाय बना के, तरह तरह के प्रोडक्ट्स में, विनेगर में, बहुत तरीके की चीज़ों में यूज़ होता है। और हमारे देश में 50% से भी ज़्यादा जो उसका उत्पादन है वो बर्बाद हो रहा है। या तो किसान उसे तोड़ नहीं रहे हैं, या पेड़ पे लगकर सूख रहा है, या किसी को पता ही नहीं कि इसके फ़ायदे क्या हैं। तो ये एक दिमाग में कॉन्सेप्ट आया और हमने इसके ऊपर सोचा कि इस पर तो मुझे काम करना है डेडिकेशन के साथ, और शुरू कर दिया काम करना। उस दौर में जब आपने ये काम शुरू किया तो पहला एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड तो कभी बिजनेस का नहीं रहा, जहाँ तक मैं जानता हूँ आपकी फैमिली में भी कोई बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं जुड़ा है। फिर अचानक से जब ये शुरू किया, क्या चैलेंजेस आए, कैसे आप उनसे आगे बढ़ी? मेरी फैमिली में ज़्यादातर लोग जॉब में हैं और जो बिज़नेस में है भी तो उनका कुछ फूड प्रोसेसिंग से लेना देना नहीं है। और मेरे जो एंसेस्ट्रल फैमिली है, मतलब चाचा जी, मामा जी, ये सब किसान बैकग्राउंड से ही आते हैं, फैमिली बैकग्राउंड से। तो इनिशियली मार्केटिंग का तो कुछ भी नहीं पता था। मेरा एक्सपर्टीज़ था प्रोडक्ट बनाने में, प्रोडक्ट डेवलप करने में, क्योंकि मैं एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट थी। हाँ जी। तो मैंने अपने मामा को फ़ोन करके बोला कि मामा बेर चाहिए। उस टाइम पे जनवरी में इवेंट था, मार्च तक बेर मिल गए। तो मैंने कुछ 1 क्विंटल बेर खरीदे और पूरे साल उस पे बैठ के रिसर्च किया। तो कभी उसकी गुठली निकाल के चॉकलेट बनाऊँगी, तो फिर लोगों को खिलाने जाऊँगी तो लोग बोलते हैं यार इसमें तो छिक्कल आ रहा है, चबाना पड़ रहा है। फिर मुझे दिमाग में आया यार कुछ और करना पड़ेगा कि ये एक्सपीरियंस अच्छा हो। फीडबैक लिया तो फिर हमने ये किया कि उसका फिलिंग ऐसी बनाई कि चॉकलेट के अंदर भर दी। तो हमने भारत की पहली ऐसी चॉकलेट बनाई जो बेर जिसके अंदर फिल कर दिया, सेंटर फिल में, वो भी रियल पल्प को। तो उसको जब खिलाया तो लोगों का फीडबैक बिल्कुल ही बदल गया। उनको ये क्या खा रहे हैं, तो बहुत टेस्टी लग रहा है। तो वो एक मोटिवेशन सा मिला कि हाँ पसंद आ रहा है। फिर और काम किया तो लोगों ने कहा कि तुम्हारा दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका है कि बेर किसी को खाना नहीं है और कोई लोग इसे फ्री में खाते हैं। हमारे यहाँ कोई पैसे देके तो बेर के प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। हाँ, क्योंकि जंगली फल है। जंगली फल है, फॉरेस्ट का प्रोड्यूस है। बट मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, हम इस पे तो काम करते रहेंगे। फिर एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम चल रहा था, 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट का। तो उसमें मैंने जब अप्लाई किया तो मैं सिलेक्ट हो गई और स्टेशन पे मुझे 15 दिन के लिए स्टॉल लगाने को दे दिया गया। ये झांसी रेलवे स्टेशन पे। तो उस रेलवे स्टेशन पे हमने अपने बेर प्रोडक्ट रखे, सारे बेर के प्रोडक्ट्स रखे। उस टाइम पे उस पर ना स्टिकर था ना लेबल था, बस प्रोडक्ट लेके पहुंच गए कि हमें समझना था फीडबैक देखते हैं मार्केट से क्या मिलता है। रेलवे स्टेशन पे क्या होता है, हर जगह के लोग आ रहे होते हैं, पंजाब के, कश्मीर के, हरियाणा के, तेलंगाना के, आंध्र प्रदेश के। तो हम सबसे मिल पाते थे, सबका फीडबैक समझ पाते थे। तो हमें समझ आया कि यार बेर तो सबको ही पता है, भले ही हर प्रदेश में बेर को कुछ और बोलते होंगे। जैसे कोलकाता में कुल बोलते हैं, राजस्थान में बोर बोलते हैं, बुंदेलखंड में बेर बोलते हैं, साउथ में रेगी पन्नू बोलते हैं, लेकिन बेर सबको पता है। इसका मतलब है कि बस मिलता नहीं है लोगों को खाने को, मिलेगा तो खाएंगे भी। तो इस उम्मीद के साथ हमने और प्रोडक्ट बनाए, काफ़ी प्रोडक्ट्स उसके बनाने शुरू किए। फिर मार्केटिंग का तो कुछ नहीं पता था हमको, फिर मार्केटिंग में लेबल बनाए। मेरे फ्रेंड अभिषेक ने लेबल्स बनाना शुरू किए, डिज़ाइन हमने खुद सीखा वो सब। कैनवा उस टाइम पे आ ही गया था, तो कैनवा इस्तेमाल करते थे, लेबल बनाते थे, लगाते थे, रोज़ बनाते थे, जाते थे। तो गवर्नमेंट की फ्री एक्टिविटीज़ बहुत चल रही थी उस टाइम पे, प्रोग्राम्स की। तो फ्लावर फेस्टिवल हुआ लखनऊ में, तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में हमें काफ़ी सपोर्ट किया उसमें, तो हम इवेंट में पहुंच जाते थे। कोई भी सरकारी इवेंट हो रहा है, जैसे पूसा एग्रीटेक हुआ, कहीं भी, तो हम अपना स्टॉल लगा लेते थे और उसमें हमें लगता था कि जो भी प्रोडक्ट बिक जाता था हम उसमें ही बहुत खुश होते थे। आज 3000 रुपये की सेल हो गई तो बहुत बड़ी बात हो गई। पूसा में मुझे याद है जब पहली बार प्रोडक्ट मेरे 12,000 रुपये के बिक गए एक दिन में, तो मुझे लगा अरे वाह बहुत कमा लिया मैंने तो। फिर उसी ड्यूरेशन में ये भी हुआ कि मेरे दोस्तों की जॉब लगना चालू हो गई, तो वो प्रेशर आया कि यार दोस्तों की तो जॉब लग रही है, अब तुम क्या बेर का बनाती रहती हो, कुछ करना है कि नहीं करना है फ्यूचर में, वो वाला सीन आया। तो मैंने फिर जॉब इंटरव्यूज़ दी 1 हफ्ते के लिए काम रोक के, तो मुझे 5 से 6 जगह का जॉब ऑफ़र मिल गया। तो फिर मैंने कहा ये तो मिल ही जाएगा, चलो जो कर रहे हैं वो ही करते हैं। सो इस तरीके से मैंने उसको कंटिन्यू रखा अपने काम को और इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते रहे। जो पहला अपॉर्चुनिटी दिया था वो मुझे नाबार्ड लखनऊ से ही मिला था। सो नाबार्ड लखनऊ ने मुझे बोला कि आपको मैं ऑर्डर दे देता हूँ 200 डब्बों का, आप बना के दे दो दिवाली पे, देखते हैं कैसे आते हैं।
तो वो बहुत अच्छा गया, लोगों ने अप्रिशिएट किया, काफ़ी अच्छा गया। तो वो हमारा पहला ऑर्डर था। तो उससे मुझे आइडिया लगा कि हाँ, ऐसे इससे पैसे भी कमाए जा सकते हैं। अभी तक तो हम सिर्फ पैशन और खुश होके और फ्रूट को प्रमोट करने के लिए और किसानों से खरीदने के लिए काम कर रहे थे। फिर समझ आया कि हाँ, कुछ बड़ा भी किया जा सकता है। तो वो मेरा पहला मार्केटिंग का एक्सपीरियंस रहा है। आपने जब ये स्टार्टअप अपना शुरुआती स्टेज में था आपके, तो वो पहले कौन थे जो आपके कस्टमर थे? उनका क्या रिएक्शन था? कैसे आपको उन्होंने प्रोत्साहित किया आगे बढ़ने के लिए, या उन्होंने कुछ कमियां निकाली, फिर कैसे आपने उसमें सुधार किया? तो जब मैंने शुरू किया था तो उस टाइम पे जो मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स थे, ज़्यादातर मैंने उन्हें प्रोडक्ट टेस्ट कराए थे। फिर जब स्टॉल्स लगाए तो बाहर के लोगों को, तो जो उनका रिस्पॉन्स था उससे हमें और प्रेरणा मिलती थी, मोटिवेशन मिलती थी, क्योंकि वो कहते थे अरे बेर का जैम, बेर की चॉकलेट, बेर की चटनी, जूस भी है बेर का। तो हमें काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती रहती थी। तो हम ऑलमोस्ट हमारा एक्सपीरियंस कस्टमर्स के साथ तो हमेशा अच्छा ही रहा है। 100% कन्वर्जन बोलूँगी मैं कि अगर आपने मेरा प्रोडक्ट टेस्ट किया है तो आप खरीदोगे। तो वो हमें हमेशा मोटिवेट करता रहा है। ये अभी आप कह रही थी कि ये इंडिया में पहली तरह की ऐसी चॉकलेट है जो बेर से बनाई गई है। जी। क्या सच में ऐसा है? हाँ जी, हाँ जी। तो बेर हम लोग जो सेंटर फिलिंग करते हैं, जैसे आप देखते होंगे मार्केट में पैरालाइन्स कहते हैं सेंटर फिलिंग चॉकलेट्स को, काफ़ी आती हैं। तो उसमें ज़्यादातर कैरेमल भर देते हैं या फिर सिंथेटिक फ्लेवर्स डाल देते हैं, क्योंकि कोई भी रियल फ्रूट फ्रेश पल्प नहीं डालता है। बट हम हमारी चॉकलेट्स में रियल फ्रेश फ्रूट पल्प की सेंटर फिलिंग करते हैं। मार्केट में इस तरह के कोई और प्रोडक्ट्स भी हैं? मार्केट में काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन बेर के कोई प्रोडक्ट्स नहीं हैं, और इंडिजिनस फ्रूट सुपर फ्रूट्स के ऊपर तो बहुत ही कम लोग हैं, या हैं भी तो रीजनल है, मतलब अपने अपने लोकल एरिया में लोग काम कर रहे हैं। जैसे कोलकाता में लोग करते हैं बेर के ऊपर काम। अच्छा, ओके। जब आपने काम शुरू किया तो कितने लोग थे? वहाँ से सफ़र शुरू हुआ और आज कहाँ तक पहुँच गया है? आज कितने लोग आपसे जुड़ रहे हैं? मैंने जब काम शुरू किया था तो सिर्फ मैं और मेरी एक आंटी काम करती थी। आंटी मतलब हमारी एक विमेन एम्प्लॉई है। हाँ जी। तो उनका काम होता था कि जो मैं गंदगी फैला रही हूँ काम करते वक्त, उसको समेटना बेसिकली बस। क्योंकि मैं R&D करती थी, ये डाला, वो डाला, वो डाला, ये बनाया, फिल किया, तो फैल जाता था। सो आंटी और मेरी ट्यूनिंग हमेशा से रही है। प्रीति आंटी आज भी वो मेरे साथ काम करती हैं। तो शी इज़ अ विडो, मतलब उनके पति नहीं रहे, तो उनका हमें सपोर्ट भी मिल जाता था, क्योंकि उनके पास टाइम रहता था हमें देने के लिए, और काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ों को समझती थी। तो सिर्फ एक औरत के साथ मैंने ये अपना काम शुरू किया, मैं और प्रीति आंटी, बस 2 लोग हम रहते थे। और आज अगर बात करेंगे तो हमारी फिक्स्ड स्टाफ में हम 10 लोग हैं, और जो हमारा ऑन पीक टाइम होता है 30 से 35 लोग काम करते हैं। ओके। अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, जिसके स्टैंडर्ड पैरामीटर्स के बारे में बताइए, क्योंकि आपके प्रोडक्ट्स इंडिया के बाहर भी गए हैं। जी। बाय प्रोफेशन में एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूँ, तो और साथ ही साथ मैंने BSI ISO 22000 कोर्स भी किया है लीड ऑडिटर का। ओके। तो प्रोडक्ट क्वालिटी एंड कंट्रोल में मेरा पूरा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन रहता है। हमने अपने प्रोडक्ट्स के लिए SOP भी बना रखे हैं और CCP भी बनाए हुए हैं कि कब कैसे कंट्रोल लिमिट्स में जाना है। और एक्सटर्नल रिकॉग्नाइजेशन के लिए हमारे प्रोडक्ट्स हम फसाई के लैब्स में भेजते हैं, NABL एक्रेडिटेड लैब्स। NABL एक्रेडिटेड लैब जो हमारी है वो इकोनिक्स मुंबई है। सो हमारे सारे बैचेस जब भी बनते हैं प्रोडक्शन, क्योंकि हमारा ज़्यादातर B2B होता है, तो बैच जाने से पहले हम वो बैच अपना लैब टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। वहाँ से न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ आती हैं, वाइटामिन्स की वैल्यूज़ आती हैं, उसके हिसाब से हम अपना लेबलिंग करते हैं। आपके स्टार्टअप का नाम बहुत यूनिक है, अब्रोसा, और जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि ये लैटिन वर्ड है। इसका मीनिंग बताइए क्या और ये वर्ड लेने के पीछे क्या मंशा थी आपकी? एक्चुअली अब्रोसा जो है वो अम्ब्रोशिया वर्ड से ही डिराइव्ड है, और इसका मतलब होता है हिंदी में भगवान का खाना, या भगवान को जो चीज़ पसंद हो। तो हमारा था कि जो हम शबरी के बेर वाला कनेक्शन था, तो हम वो कनेक्शन को लाना चाहते थे कि बेर तो शिव भगवान को भी पसंद है और राम भगवान को भी पसंद है, तो भगवान का खाना, इस तरीके से जोड़ा था उसको। जब आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की तो जाहिर तौर पे आपके पास कोई फंडिंग नहीं थी, बैकअप नहीं था, तो आपने यूपी गवर्नमेंट की स्कीम्स का सहारा लिया होगा। उसके बारे में कुछ बताइए, क्या उनसे कुछ बेनिफिट्स मिला? जी, जब मैंने शुरू किया था काम तो मैंने मेरे जो सबसे पहला मुझे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से ही सपोर्ट मिला था। तो उन्होंने मुझे 1 लाख रुपए का ग्रांट दिया था। उनकी एक स्कीम होती है महात्मा गांधी सुयोजना करके।
तो उस स्कीम के अंडर मैंने 1 लाख रुपए लिए थे। उस 1 लाख रुपए से हमने अपने R&D इक्विपमेंट्स खरीदे थे, जैसे TSS मीटर और ये सारी चीज़ें। तो वो मीटर्स खरीदने का और कुछ महीनों तक पैकेजिंग और लेबलिंग और इन सब पे काम किया था। तो इनिशियल जो एक छोटा सा होता है ना कि चलो ये चीज़ें मंगा लेंगे, तो एटलीस्ट वो हम कर पाए थे उस फंड के थ्रू। इसके बाद आज तक आपको यूपी गवर्नमेंट का साथ मिल रहा है? यूपी गवर्नमेंट का सबसे बड़ा सपोर्ट हमारा स्टार्ट इन यूपी में रहा है। यूपी गवर्नमेंट ने मुझे एक ऑर्डर दिया था G20 का, स्मार्ट सिटी झांसी के थ्रू गया था जब ये इन्वेस्टर समिट हुआ था लखनऊ में। तो हमारे प्रोडक्ट्स, हम ऑफिशियल गिफ्टिंग पार्टनर रहे हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के, तो हमने उनको लगभग 1500 बॉक्सेस डिलीवर किए थे और उससे हमें काफ़ी क्रेडिबिलिटी मिली है नेशनल और इंटरनेशनल दोनों मार्केट्स में। लोग हमें रिकॉग्नाइज करते हैं। आपको लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद यूपी में स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा मिल रहा है, नए नए युवा उद्यमी बन रहे हैं? मैं 100% ये बोल सकती हूँ। मतलब योगी जी के आने के बाद हमने ट्रांसफॉर्मिंग देखा है, बहुत ट्रांसफॉर्म हुआ है हमारे झांसी में। झांसी में राइज झांसी बना, इंक्यूबेशन सेंटर बना। राइज झांसी में मैंने पार्टिसिपेट भी किया, मैं विमेन हैकाथॉन में फर्स्ट भी आई हूँ। वहाँ पे 50,000 रुपये की राशि भी मुझे मिली थी एज अ विनर अप फर्स्ट आने पर। तो इतना डेवलपमेंट हमने पहले तो नहीं देखा है। जैसे मैंने बताया स्टेशन वाला एक्टिविटी, ODOP। तो अब आप अगर काम करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट की काफ़ी स्कीम्स हैं जिससे आपको बेनिफिट मिल सकता है और लोग उठाते हैं, मिलता है। इनफैक्ट स्टार्ट इन यूपी ने तो इंक्यूबेशन प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए हैं, तो उसमें भी बच्चों को, स्टूडेंट्स को, नए स्टार्टअप्स जिन्हें रजिस्टर करना है, पूरी गाइडेंस मिलती है, हेल्प मिलती है। तो काफ़ी बदलाव है, देयर इज़ सो मच ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेफर ऑल्सो। काफ़ी सेफ भी है सारी चीज़ें करना, लोगों से बात करना। मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफिसर्स काफ़ी हेल्पफुल रहे हैं मेरी जर्नी में। अगर नाबार्ड से मना कर देते तो मैं कैसे देती। सो वो भी एक एडमिनिस्ट्रेशन रोल ही है ना, लाइक लोग और इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाया जा रहा है कि हम अप्रोच कर पाते हैं और वो हमारी मदद करने के लिए भी तैयार रहते हैं। ओके। आपके इस जर्नी में ट्राइबल वुमेन्स और फार्मर्स भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। तो कैसे आज वो अपने आपसे जुड़ने के साथ उनकी ज़िंदगी भी संवर रही है? मतलब मेरा ये था कि जब मैं शुरुआत में, क्योंकि फार्मर से जो चीज़ हम खरीद रहे हैं वो डिमांड और सप्लाई पे ही डिपेंड करता है कि हम कितना बेच पा रहे हैं, हम उतना ही उनसे खरीद पाएंगे। तो जब मैं किसानों के साथ शुरुआत में बैठती थी तो उनका कहना था, अरे दीदी पहले क्यों नहीं बताया, हमने तो आज ही बेर का पेड़ काट दिया अपना। बेरी बेरी करके बोलते हैं हमारे यहाँ, बेरी का पेड़ काट दिया। मैंने कहा क्यों काट दिया? तो उन्होंने बोला कि गेहूं की फसल जब आती है तभी बेर पे फल आते हैं, बच्चे आते हैं बेर के फल तोड़ने और हमारे गेहूं की फसल खराब करते हैं, इसलिए हमने काट दिया। हमें पता होता बिन्नू कि तुम्हें खरीदना है तो हम नहीं काटते। हमने कहा भैया अब मत काटना, ये काट दिया कोई बात नहीं, अब मत काटना, मैं खरीद लूँगी, मुझे आप दे देना। तो ऐसे करके काफ़ी लोगों से बात की। फिर हमारे किसान हैं पवन भैया, तेंदौल गाँव से हैं वो, तो उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की। काफ़ी किसानों को, मतलब वो एक प्रोएक्टिव किसान है अपने अपने इलाके के, तो उन्होंने काफ़ी किसानों को जोड़ा। मेरे कहने पे महोबा भी चले जाते हैं बेर लेने, गुरसराय, गरौठा, जितने भी आसपास के इलाके, वहाँ से वो हमें बेर इकट्ठे करा के दे देते हैं। बेर भी नहीं, कैथा हो, बेल हो, कोई भी फल है जो हमारे लोकल एरिया में उगता है, हम अपने फार्मर कम्युनिटी में बताते हैं और वो हम उनसे ले पाते हैं। तो अभी ऐसा है कि उनकी मेन खेती तो खराब होती नहीं, क्योंकि ये जो पेड़ है वो मेड़ पे उगते हैं, मतलब जी, जो हाँ। खेत के आसपास वाली जगहों पे, और बहुत कम इलाका लेते हैं। पानी इन्हें चाहिए नहीं, देखभाल इनको चाहिए नहीं है, बड़े आसानी से उग जाते हैं। तो उनको ये एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है। तो जितना वो उसमें कमा रहे हैं, ये इससे जो भी कमाएंगे वो उनका एडिशनल इनकम। बिल्कुल बिल्कुल। तो काफ़ी राहत है। बाकी सब हमारे ऊपर ये है कि हम जितना अवेयरनेस कर पाएँ बेर के बारे में, या हमारी कंपनी के बारे में, हमारे प्रोडक्ट के बारे में, या जितना हम प्रोडक्ट्स को बेच पाएंगे उतना हम फार्मर्स को डिमांड दे पाएंगे कि आप और उगाओ हमारे लिए, या और हमको कलेक्शन करके दो। तो अभी इस लेवल तक तो पहुंच गए। महिलाओं की भी भूमिका है इस पूरी जर्नी में? ज़्यादातर तो महिलाओं की भूमिका रहती है, क्योंकि खेत से, क्योंकि मैंने बताया ये जंगलों में भी मिलते हैं और खेतों के मेड़ पे मिलते हैं। तो ज़्यादातर जो बीन के लाने का काम होता है ना, कलेक्ट करके लाने का, वो हमारी ज़्यादातर महिलाओं का काम होता है। तो प्रोडक्शन यूनिट पे तो बात ही अलग है, वहाँ तो महिलाएं रहती है, बट जो खेत पे जो किसान वाली हमारी महिलाएं हैं, दीदी हैं, वो मेरे इस जर्नी में ज़्यादातर इन्वॉल्व रहती हैं। शिवानी जी, अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए कि जैसे कि आपने शुरुआत की थी बेर से चॉकलेट बनाने की, लेकिन आज आपकी कंपनी कई और तरह के भी प्रोडक्ट्स बना रही है। क्या खासियत है उन प्रोडक्ट्स की?
जी, जो बेर के हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, चॉकलेट के अलावा वी मेक चटकारा। सो ये बेर मसाला चटकारा है, ये अपना पूरा पूरा देसी बेर होता है और बढ़िया एकदम मसालों के साथ कोटेड रहता है। फिर हमारा हर्बल जूस रहता है, कुकीज़ रहती हैं, लड्डू रहते हैं और डिप्स रहते हैं, मतलब सैलेड ड्रेसिंग्स या फिर हम उसको डिप्स बोल सकते हैं साइड्स में। तो ये प्रोडक्ट रेंज है जो हम काम करते हैं। इनमें जो न्यूट्रिशनल प्रोफाइल है वो आपका विटामिन सी, डाइटरी फाइबर, जिंक, कैल्शियम और आयरन, फॉलिक एसिड की मात्रा काफ़ी अच्छी है और B3, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में B3 मिलता है। तो जैसे अभी आप देख रहे हैं कि भारत में जो हमारी महिलाएं हैं, ज़्यादातर परसेंटेज को डिफिशिएंसी रहती है, कमी रहती है आयरन और फॉलिक एसिड की। तो ज़्यादातर हम महिलाओं को सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं बाहर से ये कमी को पूरा करने के लिए। लेकिन अगर उनकी डाइट का पार्ट बेर या बेर के प्रोडक्ट्स बन जाए तो ये सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आयरन और फॉलिक एसिड की क्वांटिटी नेचुरली प्रेजेंट होती है बेर में। तो एक तरह से देखा जाए बच्चों से लेके बूढ़ों तक सबके लिए आपके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। हाँ, इट्स अ मेडिकल मार्वल, पर हमने कोशिश की है कि हम उसे दवाई के ज़्यादा खाने का अच्छा टेस्ट को मेंटेन करते हुए उनको खाने को दिया जाए। ऐसा ना सोचा जाए कि अरे हम कुछ दवाई खा रहे हैं, या फिर क्योंकि जब हम ऐसे सोचते हैं जैसे, तो हम टेस्ट के साथ नहीं खा बिल्कुल पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। शिवानी जी, देश में कैसा दौर भी आया था, देश में क्या दुनिया में कैसा दौर आया था कोविड में, जब सारी चीज़ें थम गई थी। तो आपका जो स्टार्टअप की शुरुआत उस कोविड के पीरियड से ही हुई, उसी दौरान शायद अगर कोविड नहीं होता तो आप इतना सा डीपली नहीं सोचती, उसी दौरान आपको ये आइडिया आया? जी, एक्चुअली कोविड अगर नहीं आता तो मैं जॉब कर रही होती, क्योंकि मेरा ऐसा डिसीजन था कि मैं जॉब करूँगी पहले 2 साल 3 साल, फिर जाके कुछ अपना शुरू करने के बारे में सोचूँगी। इच्छा तो थी बहुत पहले से कि अपना करना है, कुछ नया करना है, लेकिन फिक्स था कि जॉब करनी है। लेकिन कोविड के दौरान जब हम अपने घर आए और घर पे जब क्लाउड किचन का काम शुरू किया और वो नहीं चला, और फिर उसी दौरान में ये जो रिसर्च वर्क का काम शुरू कर दिया बेर के ऊपर, तो कोविड के दौरान में ही सारा रिसर्च शुरू किया, लोगों को टेस्ट कराया, उसका रिपोर्ट एनालिसिस किया। तो कोविड को मैं कह सकती हूँ कि इट वाज़ अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी। यानी आपदा में अवसर निकालने जैसा, तलाशने जैसा है। हाँ जी। शिवानी जी, जब आपने अपने स्टार्टअप की शुरुआत का जो दौर था, आपने कहा किचन बैकयार्ड से आपने शुरू किया, उस समय कैसी चुनौती फेस करने को मिली थी, और तब से लेकर जब आप आज देखते हैं एक बड़ा स्वरूप आपने उसको, बिजनेस को अपने दे दिया है, दोनों तब से लेके अभी तक के बारे में कुछ बताइए। जब मैंने शुरुआत की थी किचन में बैकयार्ड में, तो 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो ऐसे ही बैच बना पाते थे हम, इससे ज़्यादा हमारा नहीं बनता था। और उस टाइम पे फिर प्रोडक्ट का शेल्फ लाइफ को समझना कि आज मैंने बनाया और ये कब तक चलेगा, इसका समझना, और जो लोग कमियां बताते हैं उसको बार बार ठीक करना, करेक्ट करना। फिर आखिर दूं कैसे, पैकेजिंग। मैंने लोगों को फ़ोन किया इंडिया मार्ट से कि ग्लास की बॉटलें चाहिए, जार चाहिए या पाउच खरीदने हैं, तो लोगों ने बोला 10,000 लेने पड़ेंगे, 1,00,000 लेने पड़ेंगे, इतनी सी क्वांटिटी तो हम नहीं देंगे। मैं 1 कार्टन मांग रही हूँ उनसे कि 1 कार्टन दे दो, या 20 जार दे दो, या 100 जार दे दो। तो कोई तैयार भी नहीं होता इतनी आसानी से देने के लिए। तो फिर वो ढूँढा, क्योंकि मनी के साथ साथ ये भी है कि नहीं चलेगा तो मैं 10,000 जार खरीद के क्या करूँगी, या 1,00,000 पाउच छपवा के मैं क्या करूँगी। तो वो चैलेंजेस भी हमने काफ़ी फेस किए हैं। फिर वेंडर्स ढूँढे, सप्लायर्स ढूँढे, उनसे बात करी, उनको ट्रस्ट फैक्टर पे काम किया। अब रॉ मटेरियल परचूनी की दुकान से लो और एक गंज से लो तो कॉस्टिंग में भी फ़र्क आता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब कॉस्टिंग भी निकालने का फिर काम किया कि प्रोडक्ट बनता है इतने में तो बेचना कितने में। तो हर तरीके के चैलेंजेस को फेस करते हुए काम किया है। जब आपने स्टार्टअप शुरू किया तो एक फेस ऐसा लगा होगा कि शायद सफल होंगी, नहीं होंगी, और फिर जब आज आप ये सफलता की सीढ़ियाँ लगातार चढ़ती जा रही हैं, आपके दोस्त, समाज और बाकी का कैसा रिएक्शन तब था, अब था, अब है? सफलता की सीढ़ियाँ, मतलब मैं ऐसे बोलूँगी कि नहीं पता था मुझे कि सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, कुछ भी नहीं पता था जब शुरू किया है काम। बस शुरू किया, एक जुनून सा था कि कुछ अलग करना है, कुछ देश के लिए करना है, कुछ सुपर फ्रूट्स के ऊपर करना है, और वो काम हमने शुरू कर दिया। और काफ़ी मेहनत और एक्सपेरिमेंट और रिसर्च ये सब करने के बाद, लोगों का फीडबैक समझने के बाद, हमें काफ़ी क्लाइंट्स को, एक के बाद एक क्लाइंट्स को हम
मिलते गए, तो अब लगता है कि सही किया था, कर रहे हैं। और आज आपके क्लाइंट्स जो हैं आदित्य बिरला ग्रुप, हुंडई जैसे कॉर्पोरेट्स भी हैं? जी, जी। तो हम लोगों ने इन क्लाइंट्स तक पहुँचना एक मेरा सपना था। तो बेसिकली हम ऐसे ऑटो में बैठ के या नोएडा में जब कैब में बैठ के जा रहे होते या मेट्रो से निकलते थे, तो देखते थे कि ये कॉर्पोरेट भी है, ये कॉर्पोरेट भी है, एक दिन इनको हम भी ऑर्डर देंगे। तो अभी हम मतलब स्टॉल लगा रहे थे छोटे-छोटे। तो वो सपने तक पहुँचने में मुझे 3 साल लग गए, बट कॉर्पोरेट्स ने हमें मौका दिया और हमने भी उनको पूरी शिद्दत से सर्व किया और उनको हमें पसंद आए और हमारा रिपीट परचेज़ भी हुआ उनके साथ। शिवानी जी, आप इतने समय से काम कर रही हैं, आपका किसानों के बीच में जाकर कैसा एक्सपीरियंस रहा? और आप मानती हैं, क्या कहते हैं, किसानों को अपने आर्थिक समृद्धि के लिए एक जो पारंपरिक खेती वो करते हैं उससे थोड़ा हटकर कुछ एक्स्ट्रा भी करने की ज़रूरत है? मैं खुद एक किसान बैकग्राउंड से आती हूँ। मेरे चाचा, मामा, फूफा सभी लोग किसान बैकग्राउंड से हैं। पूरे बुंदेलखंड में सब अलग-अलग जगह पे हैं हमारे यहाँ पे। तो मैंने हमेशा बचपन से लेके अब तक एक ही चीज़ सुनी है। कभी मेरे मामा आके बोलते हैं कि इस साल तो बीज का पैसा भी नहीं निकला। क्या हुआ मामा? बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया। फिर कभी कहते हैं कि अरे बीज मर गया, कैसे मर गया? ओले पड़ गए, गलत टाइम पे वो हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एग्रीकल्चर होता है या जो फार्मिंग होती है, वो सबसे ज़्यादा रिस्क का काम होता है। इससे ज़्यादा रिस्की कोई भी प्रोफ़ाइल नहीं होता है, कोई भी बिज़नेस नहीं होता है। तो जो हमारे किसान लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा रिस्क उठा के हमारे लिए खेती-बाड़ी करते हैं। मैंने फील्ड पे जाके कई बार ये भी समझा है कि लोग गेहूँ उगा रहे हैं, चावल उगा रहे हैं, लेकिन जो उनको बाद में जाके जो रेट मिलता है और जो इनकम आती है, वो उनके लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि बुंदेलखंड में जो लैंड साइज़ है वो बहुत छोटा है पर किसान, 1 एकड़ से भी कम रहता है। तो इनकम पूरे परिवार का काम चलाने लायक नहीं होती है। इसीलिए हम अपने किसानों को ये जागरूक करते हैं कि सिर्फ़ आप गेहूँ और चावल के भरोसे ना रहें, आप हॉर्टिकल्चर की तरफ भी ध्यान दें। आप एग्रो फॉरेस्ट्री की तरफ ध्यान दें कि आपको हर महीने कुछ ना कुछ मिले। केले लगाएँगे, संतरे लगाएँगे, नींबू लगाएँगे, बेर लगाएँगे, कैथा लगाएँगे, करौंदा लगाएँगे, तो इन सब की जो उपज होती है वो अलग-अलग सीज़न में अलग-अलग टाइम आ रही होती है। तो एक तरीके से हर महीने आपको कुछ ना कुछ पैसे मिल सकते हैं, या बार्टर पे काम कर सकते हैं कि आप मिर्ची लगाइए, आप टमाटर लगाइए और फिर एक्सचेंज कर लीजिए। तो इस तरीके के कल्चर को भी हम प्रमोट करते हैं। शिवानी जी, जैसा कि हम बात अभी कर रहे थे किसानों के बारे में, और अगर बेर की बात की जाए तो भारत बेर का सबसे ज़्यादा बड़ा उत्पादक देश है। उसके बावजूद भी बेर का यहाँ की कोई बहुत बड़ा मार्केट नहीं होने के कारण बर्बादी होती है। ज़ाहिर तौर पर इससे किसानों को नुकसान भी होता होगा। इसको आप किस तरह देखती हैं, और इसके अवेयरनेस को लेकर भी आपने काम किया है? जी, मतलब मेरा तो जो थॉट प्रोसेस भी आया था वो ग्लोबल मार्केट को देखकर ही आया था। जब मैंने देखा कि जो हमारी पड़ोसी देश हैं या जो अदर कंट्रीज़ हैं, जैसे कि जापान, चाइना, कोरिया, वहाँ पे बेर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होता है। उसकी चाय बनती है जो कि एंटी कैंसरस होती है। उसको विनेगर की तरह यूज़ किया जाता है, फ्रूट विनेगर में। उसको पुडिंग्स में डालते हैं, केक में डालते हैं, हर तरीके से यूज़ करते हैं, चॉकलेट्स बनाते हैं। और हम उसके इतने बड़े उत्पादक होने के बाद भी हमारे देश में तो बर्बादी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, मंडी में डिमांड नहीं है। किसानों को लगता है कि इसको उगाऊँ क्यों या इसको बचाऊँ भी क्यों जब इसको कोई खरीदने वाला नहीं है। घर के खाने के लिए किसान तोड़ लेते हैं कि 5-10 किलो तोड़ के अपने पास रख लिया और साल भर उसको खाते हैं, एन्जॉय करते हैं। लेकिन उनको उसकी कमर्शियल वैल्यू नहीं पता है। और वो इसलिए नहीं पता है क्योंकि हमने भी फॉरेन फ्रूट्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। आज बच्चों के सामने, जो 10 साल के बच्चे हैं उनके सामने बेर रख दो और क्रैनबेरी रख दो, तो वो क्रैनबेरी खा लेंगे जाके, उनको, क्योंकि बेर उन्होंने भी कभी खाया नहीं है, कभी उसकी इम्पोर्टेंस को समझा नहीं है। तो हम खुद इतने ज़्यादा लापरवाह हैं इस चीज़ को लेके कि जो हमारे देश में नेटिव फ्रूट्स हैं, उनकी जगह हम फॉरेन फ्रूट्स को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं अपनी रोज़ की डाइट में। तो ये चीज़ देखने के बाद हमें लगा कि वी हैव टू डू समथिंग, कि जो वेस्टेज है एटलीस्ट उसको कुछ परसेंट तक रोका जाए। तो आज का ये रेशियो है कि टोटल वेस्टेज का 8% तक हम कंट्रीब्यूट कर लेते हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी आर लुकिंग, कि हम 5 से 8% तक वेस्टेज को रोक पाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद एक स्कीम बहुत प्रसिद्ध हुई है, उसका नाम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। अब इसी का एक कदम और बढ़ाते हुए एक जिला एक व्यंजन के तौर पर
काम किया जा रहा है। तो आपको लगता है कि जैसे आप कह रही हैं कि आप क्योंकि खुद इस पेशे से जुड़ी हैं खाने के, आपका स्टार्टअप, तो अगर हम इस स्कीम की बात करें तो ये भी इस तरह के बढ़ावा देगा लोकल लेवल पे? बिल्कुल बढ़ावा देगा, और मेरे हिसाब से जो हमारा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है या जो हमारा ओडीओपी रेगुलेशन डिपार्टमेंट है, उनको थोड़ा और डीप डाउन सोचना पड़ेगा कि कुछ ऐसे भी प्रोड्यूस है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस बेसिकली, जो इस कैटेगरी के अंदर फिट ही नहीं करते हैं, क्योंकि उनके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं। और वो मैं अभी जिनकी बात कर रही हूँ, बेर, कैथा, बेल, ये आपको ओडीओपी की लिस्ट में मिलेंगे भी नहीं। तो ऐसे एक्टिविटीज़ और प्रमोशन से मैंने देखा है कि लोगों को बहुत मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। जैसे ओडीओपी के कई लोगों को मैंने एयरपोर्ट पे भी स्टॉल लगाते देखा है। ओडीओपी का एक अलग सेगमेंट होता है हैंडीक्राफ्ट वालों को, सो हम हैंडीक्राफ्ट को भी प्रमोट कर रहे हैं और साथ में इन लोगों को भी बहुत अपॉर्चुनिटी मिल रही है। जैसे कई डिस्ट्रिक्ट में गुड़ फेमस है, तो वहाँ गुड़ के ओडीओपी लगे हुए हैं, तो उससे काफ़ी मार्केट हेल्प मिलता है। और मेरे नोन में जो मेरे झांसी की भी समूह की महिलाएं हैं, एसएचजी, उन लोगों ने भी वहाँ पे स्टॉल लगाए हैं। और झांसी जैसे ओडीओपी टेडी बियर्स में आता है, सॉफ्ट टॉय में, तो वो सॉफ्ट टॉय वालों को भी मतलब हमारे यहाँ से अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है। सो इन एंड ऑल इस स्कीम से ज़्यादातर जिन लोगों को मदद की ज़रूरत है उन तक मदद पहुँच जाती है। बचपन में जो शिवानी झांसी में थी और अब वो शिवानी जो दुनिया को नापने में लगी हुई है, वो शिवानी और इस शिवानी में क्या फ़र्क है? उस शिवानी और इस शिवानी में, वो शिवानी भी सपने तो देखती थी, लेकिन उसने अभी रियलिटी जो होती है ना, वास्तविकता नहीं देखी थी। बट अभी इस शिवानी में काफ़ी कॉन्फिडेंस है, क्योंकि उसने चीज़ें देखी हैं कि अगर आपने कुछ सोचा है, ठाना है, तो उसे करना मुमकिन है, हो जाएगा। तो बेसिकली मेरे अंदर इस स्टार्टअप को करने के बाद काफ़ी कॉन्फिडेंस आया है खुद के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, लोगों के थॉट प्रोसेस को समझना सीखी हूँ, मार्केट को समझी हूँ, देश के लिए कुछ करने की जो भावना थी उसको भी पूरा कर पा रही हूँ, लोगों को जो नौकरी देने का अपॉर्चुनिटी मुझे मिला है वो भी मैं कर पा रही हूँ, अपने किसानों के साथ भी जुड़ी रहती हूँ, और साथ ही साथ धरती माता के लिए कुछ कर पा रहे हैं, क्योंकि ये क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप हैं, तो सॉइल इरोजन का भी एक प्रॉफिट होता है, हम उस पर काम कर लेते हैं। तो हर तरीके से मुझे काफ़ी सुकून, पीस मिलता है ये सोच के कि हाँ, स्ट्रगल तो रहता है और वो रहेगा, लेकिन उसमें भी हमें काफ़ी खुशी मिलती है ये करते हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो स्कीम्स चलाई जा रही हैं, आपको लगता है कि वो बहुत बड़े गेम चेंजर साबित होंगी? हाँ, स्टार्टअप के लिए बिल्कुल गेम चेंजर्स हैं। मेरे पीएम एफएमई स्कीम हो गई, सीएम युवा स्कीम हो गई, मेरे खुद के दोस्तों ने उनसे काम शुरू करा है। एक मेरा फोटोग्राफर है जो हमारे लिए वीडियो शूट करने आए थे, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने 5 लाख का जो ग्रांट लिया था, उससे उन्होंने कैमरा और डिवाइसेस खरीदे, और अभी सोशल मीडिया कंटेंट पे वो काम कर रहे हैं, बढ़िया चल रहा है, और लोन भी रीपे करने के लिए आराम से इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी सही लोगों तक पहुंची है, ये मतलब बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है, प्रॉफिटेबल रहा है उनके लिए। शिवानी जी, अभी तक की आपने जो आपसे हम लोग ने बातचीत की बहुत अच्छी रही, आपने अपना एक्सपीरियंस भी बताया। अब मैं कुछ आपसे सवाल करूंगा, लेकिन बहुत वो क्विक रिस्पांस दीजिएगा, रैपिड फायर समझिए इसको। रैपिड फायर? हाँ जी, रैपिड फायर है, और बहुत क्विक रिस्पांस दीजिएगा ताकि देखें क्या कुछ निकलता है। बुंदेलखंड? बुंदेलखंड आन बान शान, प्राउड, प्राउड। सीएम योगी आदित्यनाथ? योगी आदित्यनाथ मेरे लिए ट्रांसफॉर्मर, मतलब उन्होंने बिल्कुल बदल के रख दिया है पूरे इकोसिस्टम की यूपी के, तो मेरे लिए ही इज़ अ इंस्पिरेशन एंड अ ट्रांसफॉर्मर। इतना लंबा जर्नी करने के बाद जब आप इतनी नई ऊंचाइयों को छू रही हैं, तो आज भी गांव के किसानों के साथ बैठकर बातचीत करना, चाय पीना, या फिर किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ बैठना, सैर सपाटा करना? गांव में चाय पीने का मज़ा अलग है, मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ भी एक अलग जुनून मिलता है, बट दोनों में ऑप्शन दिया जाएगा तो गांव में बैठ के सुकून से चाय पीना। गांव की मिट्टी की सोधी महक आज भी महसूस करती हैं? जी बिल्कुल। सीएम योगी जी का एक कदम जो आप लोगों के लिए स्टार्टअप फ्रेंडली बन रहा है? मेरे हिसाब से स्टार्ट इन यूपी की स्थापना, तो जो स्टार्ट इन यूपी के इंक्यूबेशन सेंटर्स बने हैं, मैं खुद भी स्टार्ट इन इंक्यूबेशन सेंटर का पार्ट हूँ, स्टार्ट इन यूपी का, और मेरे झांसी में भी राइज इंक्यूबेशन सेंटर भी बना था।
तो उसके वजह से हम लोगों को जिन्हें सीए के बारे में नहीं पता, कंपनी कैसे बनानी है, कंपनी होती क्या है, अलग अलग तरीके की जो एक मार्केटिंग के लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मॉनिटरिंग चलते रहते हैं। इनफैक्ट आईएम लखनऊ का भी जो हमारा इंक्यूबेशन है, तो ये हमें बहुत ही मतलब अगर मैं आईएम नहीं जा पाई पढ़ने, मेरे पास उतने पैसे नहीं थे या मेरे अंदर उतना कैलिबर नहीं था कि मैं क्लैट निकालती, तो कोई भी किसी की भी मैं बात करती हूँ। लेकिन अब ये इंक्यूबेशन प्रोग्राम्स के थ्रू जब आप उसमें रजिस्टर होते हैं तो आपको वो क्वालिटी एजुकेशन भी मिलती है मार्केटिंग एंड फाइनेंस की। ओके। चकाचौंध की दुनिया जहां आपको आज नेम और फेम मिल रहा है, या फिर गांव में किसानों के बीच, महिलाओं के बीच, दोनों में से कहाँ रहना पसंद करेंगे? हर बार गाँव और हमारी महिलाओं के बीच में, क्योंकि वो बहुत रियल होता है। उनको मदद करके आपको लगता है कि आपने कुछ अपने लिए अच्छा किया है, तो हर बार मैं वही पसंद करूँगी। जेनजी को लेके कुछ बोलेंगी कि वो भी कुछ सीख सकें, आगे बढ़ सकें? जेनजीज मेरे हिसाब से काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं और आजकल वो खुद हमसे भी ज़्यादा हेल्दी होते हैं। उनको हेल्दी चीज़ें पसंद है, शुगर फ्री हो गया या नई नई चीज़ों को ट्राई करने के लिए भी हमेशा अपफ्रंट आगे रहते हैं। तो जेनजीज के लिए तो ये एक जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं जैसे जामुन है या बेर है या कैथा है, ये एक बहुत नया एक्सपीरियंस है। तो अगर वो ये प्रोडक्ट्स ट्राई करते हैं तो एक हेल्थ के साथ साथ उनको एक बहुत नया एक्सपीरियंस मिलेगा, जिसके लिए जेनजी जाना जाता है कि वो एक्सपीरियंस के लिए अपने सारे काम करना चाहते हैं। आपको देखकर कुछ और लड़कियां भी आगे बढ़ना चाहती हैं, उनके लोग सबसे पहला काम और सबसे ज़रूरी काम क्या करना चाहिए जिस आपको लगता है कि आपसे सीख सकती हैं? अगर किसी को स्टार्टअप जर्नी में आना है महिलाओं को और वो अपना खुद का काम शुरू करना चाहती हैं, तो ज़्यादा मतलब सोचने की जगह उस पे एक्शन लेने की ज़रूरत है, इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। जो भी फैसिलिटी अवेलेबल हो, जो भी चीज़ें आपके पास उस वक़्त मुमकिन हो, साधन, उनको स्टार्ट करें, शुरू करें और फिर गवर्नमेंट प्लेटफ़ॉर्म्स की मदद लें। क्योंकि इस वक़्त करंट जो हमारा सिनेरियो चल रहा है, जो अभी का टाइम पीरियड चल रहा है, इसमें गवर्नमेंट ने हर जगह से आपको मदद के ऑप्शंस दिए हुए हैं। चाहे वो इंक्यूबेशन सेंटर्स के थ्रू हों या प्राइवेट इक्विटी के थ्रू हों, प्राइवेट वेंचर्स के थ्रू हों, आपको अप्रोच करना है और आपको मदद मिल जाएगी। ओके। आपका फेवरेट फल? बेर। बेर ने आपकी लाइफ बदल दी? जी। ओके। एक आदत जिसने आपकी ज़िंदगी की दिशा बदल दी? जुगाड़। आई थिंक जुगाड़। मैं काफ़ी जुगाड़ू रही हूँ हमेशा से कि अगर ये करना है, कैसे करेंगे, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, तो कोई बात नहीं, जो भी है उससे ही करेंगे, बस करेंगे। तो मुझे लगता है कि जुगाड़ इज़ द की फैक्टर फॉर मी। एक नाकामयाबी, एक असफलता, अगर वो ना होती, अगर आप उस दौर में कामयाब हो गई होती, तो आज यहाँ पे नहीं होती? एक तो कैसे बताऊँ, काफ़ी असफलताएँ हैं, मतलब कई बार देखी हैं और फिर अप एंड डाउन, ऊपर नीचे चलता रहता है, आज भी चलता रहता है। लेकिन उनमें से एक जो इंसिडेंट है, मैं उसको नीट एग्ज़ाम के लिए बोल सकती हूँ। जब मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया था तो मुझे लग रहा था मेरा हो जाएगा, मेरा कट ऑफ भी निकल गया था, 475 मार्क्स आए थे मेरे, बट उस टाइम पे लीक हो गया पेपर और री नीट का एग्ज़ाम हुआ। तो जब मैंने री नीट का एग्ज़ाम दिया तब मेरे नंबर काफ़ी कम आए, तो मुझे काफ़ी डिप्रेशन और ऐसा लगा कि किसी काम की नहीं है, कुछ कर ही नहीं सकते, 2 साल से पढ़ाई कर रही हूँ नीट की और पेपर ही नहीं निकला, मेरा एग्ज़ाम ही नहीं निकला, अब क्या करना है। तो बहुत ही हताशा, निराशा और थका हुआ, हारा हुआ महसूस हुआ कि यार लगे पड़े हैं और एग्ज़ाम ही नहीं निकाला, और निकालने के बाद भी नहीं निकला, पेपर लीक हो गया, किस्मत ही ख़राब है। तो हर चीज़ को कोसना चालू कर दिया था। तो मुझे लगता है कि अगर नीट निकल गया होता और कॉलेज में होती तो शायद यहाँ नहीं होती। डॉक्टर, युवा उद्यमी? युवा उद्यमी। इतना सब कुछ अचीव करने के बाद आपके आगे का विज़न क्या है? अब्रोसा को लेके जो मेरा विज़न है वो सिर्फ बेर तक ही सीमित नहीं है। मैं भारत के जितने भी सुपर फ्रूट्स हैं उन सब पे काम करना चाहती हूँ एक-एक करके, और उनको अवेयरनेस, अपने लोगों में जागरूकता फैलाना चाहती हूँ। और मेरा मिशन है कि मैं 2000 हेक्टर्स तक का बैरन एरिया को कवर करूँ, बंजर इलाकों को, और वहाँ पे फॉरेस्टेशन का काम करूँ इन सुपर फ्रूट्स के थ्रू, एग्रो फॉरेस्ट्री को डेवलप करूँ और अपनी 5000 किसानों की एक कम्युनिटी बनाऊँ जो कि सुपर फ्रूट्स को ग्रो करें। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए सही सोच, सही दिशा में मेहनत और एक बड़ा विज़न होना बहुत ज़रूरी है। शिवानी की सफलता का यही मूल मंत्र है। आप भी इससे सबक ले सकते हैं और इनकी तरह
ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। आज बस इतना ही। अगले पॉडकास्ट में एक नई शख्सियत के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।